वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। मेरा नाम हरगुन सहानी है। मैं JRF हूँ कॉमर्स में एंड नेट इन मैनेजमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने एक लेक्चर वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं डिस्कस करती हूँ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ पेपर 1। आज मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूंगी 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 4 दैट इज कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर UGC नेट एग्जाम 2020। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैंने इनको क्लासिफाई किया। मुझे ऐसा लगा क्लासरूम कम्युनिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से भी क्वेश्चंस मिलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लासरूम बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है एक क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं जब उसके पार्टिसिपेंट्स, क्लासरूम के कौन पार्टिसिपेंट्स होते हैं? स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे हमें कोड बताना है क्या सही होगा। ए, जब स्टूडेंट्स एक्टिव हो, यस बिल्कुल सही। जब आपके स्टूडेंट्स एक्टिव होंगे तभी तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बी, एम्पैथेटिक। देखिए, एम्पैथेटिक का ये मतलब होता है कि जो सामने आपके टीचर है, जो वो आपको समझा रही है, उसके साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं या जो कंटेंट समझा रही है उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो बी भी होगा। सी, हेट्रोफिलस। मैंने यहाँ लिखा है हेट्रोफिलस का बेसिकली ये मतलब होता है जब जो इंडिविजुअल है एक ग्रुप के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर, उनका डिफरेंस इन ओपिनियन हो या बिलीफ हो। मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति जो सोच रहा है उसमें अंतर हो। ठीक, होमोफिलस इसका ऑपोजिट होता है। जब एक इंडिविजुअल से क्लासरूम के अंदर बैठे हैं वो एक सेम बिलीफ रखे, सेम ओपिनियन रखे। तो आप खुद सोचिए, अगर आपको अपनी क्लासरूम की कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या चाहेंगे कि हेट्रोफिलस हो या होमोफिलस? ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि होमोफिलस हो। ठीक, क्योंकि तभी आपके क्लास में लड़ाई नहीं होगी, सबका एक सेम एक बिलीफ सिस्टम चलेगा। ई, साइलेंट नहीं। जब मेंबर्स या पार्टिसिपेंट साइलेंट होंगे तब अच्छी बात नहीं है। एफ, अनक्रिटिकल। देखिए, यहाँ पे ये अनक्रिटिकल का यहाँ से क्या मतलब है? अनक्रिटिकल का बेसिकली ये मतलब है जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं क्लासरूम में वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वो इनएक्टिव हैं, वो सोच नहीं रहे या अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे, तो तब भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगी। तो इससे समझ आ रहा है हमारा आंसर में A, B, D आना चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में A, B एंड D आ रहा है, तो यही होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड्स टू। यहाँ क्या पूछा है कि जो पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन किसकी तरफ लीड करेगी? देखिए, अगर पॉजिटिव हो रही है कम्युनिकेशन क्लासरूम में तो जो उसका आउटकम है वो भी पॉजिटिव होगा। हम उसी के हिसाब से अपना आंसर देख सकते हैं। फर्स्ट, कोयर्शन नहीं। देखिए, कोयर्शन का मतलब होता है फोर्स यूज करना या डराना। अब अगर आपकी क्लासरूम पॉजिटिविटी में चल रही है तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स पे कोई फोर्स तो नहीं यूज कर रहा होगा ना। बी, सबमिशन, ये भी नहीं। 3, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, लड़ाई होना, ये भी नहीं, ये भी नेगेटिव एस्पेक्ट है, आउटकम है। 4th, परसुएशन। यस, वेरी करेक्ट। देखिए, परसुएशन का ये मतलब होता है जब कोई व्यक्ति आपसे कम्युनिकेट करके आपको मोटिवेट करना चाह रहा है, आपके जो बिलीव्स हैं या आपका जो एटीट्यूड है उसको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है। तो अगर पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं परसुएशन हो रहा है। इसका जो आंसर है वो 4th होगा। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कल कोई टेस्ट है और उसके लिए आपकी जो क्लास टीचर है वो आपको मोटिवेट कर रही है, समझा रही है कि आप पॉजिटिव रहना, आराम से टेस्ट दीजिएगा, अगर अभी आपने नहीं पढ़ाई करी है तो घर जाके अच्छे से पढ़ाई करिए, होप मत खोइए, नेगेटिव ना सोचिए। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो पॉजिटिवली परसुएड होंगे। यही आउटकम होता है पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन का। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन ये है, टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज अ नेचुरल एबिलिटी। ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम जानते हैं कि कितनी सारी कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखा जाता है, हम उसको लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत सारी कोचिंग क्लासेस भी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए होती हैं। तो ये एक नेचुरल एबिलिटी नहीं होती है। ठीक, रीजनिंग इफेक्टिव
teaching in the classroom demands knowledge of the communication process. Yes, एक टीचर को पता है कि जब तक वो अगर अपनी बात को स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी, उनको परसुएड नहीं कर पाएगी, तो कैसे इफेक्टिव टीचिंग टेक प्लेस करेगी. टीचिंग तभी इफेक्टिव हो सकती है जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो. ठीक, तो ए तो हमारा गलत है लेकिन आर ठीक है. सो द आंसर विल बी फोर्थ. Fourth question, when students and teachers involve in communication, the purposes are. अच्छा, स्टूडेंट्स और जब स्टूडेंट्स टीचर्स एक कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका क्या क्या पर्पस होता है, आइए देखते हैं. टू डेवलप प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप. वेरी करेक्ट. सी, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जब कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उससे मतलब होता है कि वो दोनों एक वर्किंग रिलेशनशिप बता पाए, जिसमें अगर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर्स से कम्युनिकेट करे. सिमिलरली टीचर्स अपनी बात को कन्वे कर पाए स्टूडेंट्स और उनसे फीडबैक निकाल पाए. बी, टू क्रिएट अ पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन. हमने अभी अपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था, जब स्टूडेंट्स अनक्रिटिकल होते हैं या साइलेंट होते हैं तो वो नहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है. इसके लिए पार्टिसिपेटरी इन्वायरमेंट, जब सब पार्टिसिपेट कर रहे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. टू एंगेज इन आउट ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन. सी, स्टूडेंट एंड टीचर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, बिकॉज देन ओनली टीचर्स कैन अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स. टू सीक टीचर्स इंटरवेंशन इन पर्सनल मैटर्स. नहीं, देखिए अभी हमने पढ़ा कि एक टीचर और स्टूडेंट को इंटरैक्ट करना चाहिए जहाँ पे एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ पाए और टीचर्स उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेशन को यूज़ करें अपने पर्सनल मैटर्स के लिए. ठीक. ई, टू कंट्रोल टीचर्स एटीट्यूड्स टूवर्ड स्टूडेंट. नो, कम्युनिकेशन में ये पर्पस नहीं होता कि टीचर जो है अपने एटीट्यूड को यूज करे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए. ठीक, इससे हमें समझ आ रहा हमारा आंसर ए, बी एंड सी है, एंड हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिटोरिकल टेक्निक्स फॉर स्ट्रक्चरिंग क्लासरूम कम्युनिकेशन. रिटोरिकल का मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक्स है, ऐसी मोटिवेशनल या आप कह सकते हैं कि परसुएसिव टेक्निक्स जो टीचर्स यूज करते हैं अपनी क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए. रिलेटिंग द डेज टॉपिक टू स्टूडेंट्स इंटरेस्ट. मतलब जो भी आज टीचर को अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है वो उनको इस तरीके से सामने प्रेजेंट करे कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मैच करे. यस. प्रोवाइड स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन. नहीं, देखिए स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आप स्टूडेंट्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दो और बहुत ही अलग अलग इन्फॉर्मेशन दो. नहीं, इससे भी इफेक्टिव नहीं होगी कम्युनिकेशन. स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब कि जब टीचर कुछ कॉन्सेप्ट समझा रही है तो एक आइडिया से दूसरे आइडिया में जाने के लिए उनको स्मूथली वो ट्रांजिशन करे, समझाए. अवॉइडिंग यूज ऑफ आर्टिफैक्ट्स. नहीं, मेरे हिसाब से आर्टिफैक्ट्स को यूज़ करना चाहिए. आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे टूल्स, अगर आप एकदम डिक्शनरी मीनिंग समझे आर्टिफैक्ट्स का तो ये होता है जो भी आपके जो वेसल्स होते हैं, पॉटरी होते हैं, जो आपके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पाए जाते हैं, जो आपकी हिस्ट्री से, जैसे थे कि कोई हड़प्पा सिविलाइजेशन का कोई टूल या वेसल या कोई पॉट हो गया. तो यहाँ से ये बेसिकली मतलब है कि टीचर्स को टूल्स यूज़ करने चाहिए या उनको कुछ ऐसे पॉटरी दिखानी चाहिए. ये एसेंशियल है क्योंकि अब वो ज़माने गए कि आपने क्लासरूम में उनको कुछ समझा दिया. ठीक, लेकिन अगर बच्चे अगर उस चीज़ को खुद अपने आँखों से देखेंगे तो आई थिंक सो उनको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा. ठीक. ई, यूजिंग मीडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ रिसेप्शन ऑफ मैसेजेस. देखिए हम सब जानते हैं अब जो है ऑनलाइन टीचिंग के ज़माना आ गया है. यूजिंग मीडिया यहाँ पे का मतलब है कि आप टीचर जो है वो प्रोजेक्टर यूज़ करे, ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करे, उनको वीडियो दिखा के समझाए ताकि बच्चे सिर्फ बुक से ना पढ़ के पर उसको रियल लाइफ भी एग्जाम्पल देख सके. तो ये भी एक सही रिटोरिकल टेक्निक होगी. ऑप्टिंग फॉर वन वे कम्युनिकेशन. नो, नॉट एट ऑल. ठीक, कि जब बस टीचर ही अपने मैसेज को डिलीवर कर रहा है और स्टूडेंट से फीडबैक नहीं रिसीव कर रहा है. ठीक, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है दैट इज ए एंड सी एंड ई, ACE. AC, that is your option number 3. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे.
देखिए यहाँ पे कहा गया है कि इमेजिन करिए आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इक्वल स्टेटस के हैं, तो हमें बताना है इसके लिए कौन सी कम्युनिकेशन यूज होगी। यहाँ पे हम पहले इनके ऑप्शंस को समझते हैं। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन वहाँ यूज होती है जहाँ पे जितने भी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इक्वल स्टेटस हो। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं बात करूँ, अगर एक कलीग्स जब आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं या आप इनफॉर्मली बात करें तो जब फ्रेंड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं या क्लासमेट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो सबका इक्वल स्टेटस है, तो ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यूज होती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन आप समझ सकते हैं 2 वेज की होती है, या तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन या आपकी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है वहाँ से कोई भी नोटिस या वहाँ से कोई भी मैसेज जब आपके लोअर मैनेजमेंट में जाता है तो इसको डाउनवर्ड कहते हैं। अपवर्ड जब आपका लोअर डिपार्टमेंट में से कोई भी ग्रीवेंस या कोई भी कंप्लेन अपवर्ड मतलब कि आपके टॉप मैनेजमेंट में जाती है तो उसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। यही 2 आपका वर्टिकल हो गए, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो आपके एक ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी के अंदर हो। क्रॉस और डायगोनल कम्युनिकेशन का मतलब है, देखिए क्रॉस या डायगोनल जब एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट इंटरैक्ट कर सकता है उसको क्रॉस या डायगोनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सभी व्यक्ति इक्वल स्टेटस के हैं, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज 1 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नाउ हमें मैच करना है मीडिया को और ट्रांसमिशन मोड से। सबसे पहले ऑडियो। देखिए ऑडियो अगर आप सिंपली आप ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे ऑडियो के लिए क्या होगा, यहाँ पे ऑडियो के लिए होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बिकॉज ऑडियो में ही तो आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक, अब फिर से दूसरा आप देखेंगे अगर इंटरनेट को देखें तो इंटरनेट में आपको बैंडविड्थ दिखेगी। बैंडविड्थ क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा, देखिए डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन अ नेटवर्क एट अ टाइम। जितने भी डेटा को आप एक नेटवर्क के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो उसको कहते हैं बैंडविड्थ। ठीक, सी advertising is a non-personal communication and newspaper is a linear communication। ऐसा है तो क्यों? देखिए नॉन पर्सनल वो कम्युनिकेशन होती है जैसे कि आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जब मास कम्युनिकेशन हो रहा है। जब भी किसी प्रोडक्ट की एड टीवी पे निकलती है तो वहाँ पे नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन यूज होता है, बिकॉज जो एडवर्टाइजर है वो एक मोड से काफ़ी सारे लोगों के तरफ रीच करने की कोशिश करता है, वो पर्सनली सबको रीच नहीं कर सकता। वही जो न्यूज़पेपर होता है वो लीनियर कम्युनिकेशन है। क्यों? लीनियर कम्युनिकेशन होता है वन वे कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर में छपता है तो न्यूज़पेपर का जो एडिटर है या न्यूज़पेपर की जो कंपनी है वो हमें एक चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रही है उस आर्टिकल के थ्रू। ठीक, या आप स्पीच का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भी आपकी स्कूल में या कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पीच देता है दैट इज़ ऑल्सो वन वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी का हम देखते हुए हमारा जो अगर हम एक ऑप्शन देखें वो 4th होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। बाकी भी मैच करें, दैट इज 20 एडवर्टाइजिंग का नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट का बैंडविड्थ। 8 क्वेश्चन यहाँ पे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, यहाँ पे उनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो आपके प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल से मूव करती है, एक प्रॉपर सिस्टम से मूव करती है। ठीक, एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी मल्टी डायमेंशनल चैनल होती है। इसका मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन में आप नहीं देख रहे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को, ना आप देख रहे डिपार्टमेंट को, कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है, इसलिए मल्टी डायमेंशनल होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन जब 2 लोग आपस में इंटरैक्ट कर रहे होते हैं तो उसको इंटरपर्सनल कहते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन विद अदर्स। इंट्रापर्सनल जब आप अपने आप से इंटरैक्ट करते हो, अपने आप से कम्युनिकेट करते हो, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। सो यहाँ से देखने से लग रहा है कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। ठीक है, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ ग्रेपवाइन। ग्रेपवाइन क्या है?
ग्रेप वाइन बेसिकली आपके इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है अपनी ग्रीवेंस को लेकर, या कोई नोटिस है, या और कोई बात को लेकर। ठीक, तो अगर आप ग्रेप में एक ऑर्गेनाइजेशन की जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितना ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, तो कहीं ना कहीं उस कोऑर्डिनेशन भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होगा। परसुएसिव एंड कन्विंसिंग डायलॉग, ये भी और ये भी हमारा प्रिंसिपल है। पार्टिसिपेशन ऑफ द ऑडियंस, ये भी एक अच्छा प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, जब एक ही व्यक्ति एक ही साइड से, यहाँ से सेंडर से मैसेज ही भेजे जा रहा है और रिसीवर सिर्फ रिसीव कर रहा है एंड मैसेज वो अपने नहीं सेंड कर पा रहा, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। इसलिए हमारा जो आंसर है दैट विल बी डी। 10th, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें कैसे पता चलता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है? एटीट्यूड सर्वे से। हाँ, आप एक सर्वे करिए, चेक करिए कि क्या एक्शन या क्या एटीट्यूड है लोगों का। ठीक, बी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड्स। परफॉर्मेंस जैसे कि अगर क्लासरूम है उसके अंदर आप बच्चों का रिजल्ट देके समझ सकते हैं कि क्या जो टीचर इनको कम्युनिकेट कर रही है, क्या बच्चों को इफेक्टिवली समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा, क्या बच्चे टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं या नहीं। सी स्टूडेंट्स अटेंडेंस, ये भी आपने खुद ही देखा होगा कि आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं जिसमें किसी टीचर की जहाँ पे पूरी क्लास भरी होती है, और कुछ ऐसे क्लासरूम होते हैं जहाँ पे टीचर जहाँ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो वहाँ पे एब्सेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे भी पता चलता है। सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा, तो यहाँ पे ए, बी एंड सी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। 11th, अब बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ठीक है, इन विच ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इज द एक्चुअल मैसेज लॉस्ट इन द अबंडेंस ऑफ ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन। मतलब जो आपका एक्चुअल मैसेज है, एक्चुअल मैसेज लॉस्ट हो जाता है बिकॉज इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक ए व्यक्ति बी को प्रोवाइड कर रहा है, इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन, तो उसमें जो मेन पॉइंट था वो ही लॉस्ट हो जाता है। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करेगी, कौन सी इसमें से प्रॉब्लम है? देखिए, ए तो ये लिखा है सिलेक्टिंग परसेप्शन। सपोज करते ए ने आके, ये ए है, इसने आके मुझे बताया कि क्या कहते हैं, अमेजोन में सेल लगने वाली है सैटरडे संडे और 80% ऑफ वो लोग दे रहे हैं। ठीक, उससे मुझे बताया, मैं सेल के नाम से बहुत खुश हो गई। उसने लेकिन आगे ये भी मुझे बताया कि ये उन्हीं लोगों के लिए सेल है जिनके पास अमेजोन प्राइम हो या जो डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज़ देने को तैयार है। बट मैं सेल के नाम से, या मैंने अपना परसेप्शन ऐसे बना लिया कि मैं उसी से खुश होगी, मैं बाकी भूल गई। तो यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस करी वो तो नहीं लग रही। ठीक, ओवर कम्युनिकेशन, जब इस व्यक्ति ने आके मुझे इतनी सारी चीज़ें बता दे, बहुत सारी, इसको मुझे मेनली जैसे बताना हो कि सैटरडे संडे सेल है, बट मुझे वो पता है कि अमेजोन ऐसा है, तुम ये ले सकते हो, ये होता है उसमें, ऐसे ऑनलाइन डिलीवरी नहीं है, लॉकडाउन में यहाँ सामान, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताई, और बीच में जो एक्चुअल मैसेज मुझे बताने आया था या उसको ये बताना था कि कल उसके यहाँ पार्टी इन्वाइट करने आया था, वो भूल ही जाए मुझे बताना। ठीक, तो दैट इज़ ओवर कम्युनिकेशन। अंडर कम्युनिकेशन, जब वो ज़रूरत से कम बात करे, बस आए थोड़ी सी बात करके और जो इंपॉर्टेंट बताना था वो बताना ही भूल जाए, तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा। आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी होगा। सी फिल्टरिंग, फिल्टर मतलब कि एक आप फिल्टर लगा दिया आपने, छन्नी लगा के, जो बात आपको अपने तक रखनी थी रिसीवर ने वो रखी, बाकी वो भूल गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अब बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन के यहाँ पे हमें बताना है कौन सा बैरियर है। सबसे पहले फिजिकल नॉइस, ऑब्वियसली जब आप बात कर रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में शोर हो रहा हो तो वॉइस नहीं कर सकते। सिमेंटिक नॉइस क्या होती है? देखिए, सिमेंटिक का मतलब होता है जब एक ही वर्ड के इंटरप्रिटेशन अलग हो जाए, जब ए व्यक्ति कुछ और उसको इंटरप्रेट कर रहा और बी इंसान उसको कुछ और इंटरप्रेट कर रहा हो। ठीक, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को बोला लुक एट दैट बैट, ठीक, तो यहाँ पे मैं उसको बैट एंड बॉल वाले बैट को देखने को कह रही थी, बट उसने समझा एनिमल वाला बैट। ठीक, तो ये एक सिमेंटिक नॉइस हो गई, मतलब मैंने कुछ और बोला, उसको कुछ और समझ आया, हम दोनों ने अपनी समझ के हिसाब से कुछ और इंटरप्रेट किया उसको। या मैं उसको बोलूँ सी देयर इज अ फैन, ठीक, मैं बोलूँ देखो वहाँ पे पंखा है, उसको लग रहा है ये किसी सेलिब्रिटी के फैन की बात कर रही, शाहरुख खान के फैन की बात कर रही है। दैट इज ऑल्सो अ सिमेंटिक नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस कौन सी होती है, समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एक टीम की मीटिंग हो रही है जिसमें उनको ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड हो रहा है कि उनके गोल्स क्या हैं और उनको कितना सेल्स करनी है नेक्स्ट वीक के लिए। उस टीम मीटिंग में
एक ए नाम का व्यक्ति मौजूद है, उसकी घर से फैमिली से लड़ाई हुई है, वो उस मीटिंग में प्रेजेंस होने के बाद भी नहीं प्रेजेंट है क्योंकि उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल नॉइस चल रही है, वो अपने पर्सनल मैटर से परेशान है, तो ये भी एक आपका बैरियर हो जाता है। नॉन सिमेंटिक नॉइस, तो सिमेंटिक नॉइस का उल्टा हुआ, ये तो अच्छी चीज़ हो गई कि आपके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कम्युनिकेशन में, तो ये नहीं होगा, ये बैरियर नहीं है। 1, 2 एंड 3, तो आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करेंगे। यहाँ पे पूछा है कि पैरा लैंग्वेज इसमें से कौन सा है। ठीक, पैरा लैंग्वेज होती क्या है, देखिए जब भी आपकी जो आप वॉइस होती है उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स होते हैं, पिच हो गया, टोन हो गई, वॉल्यूम हो गई, या आपका उसका बोलने का स्टाइल हो गया, उसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। जितनी भी नज़ाकत आप कह सकते हैं आपकी वॉइस से रिलेटेड है, उसको पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पिच ऑफ द वॉइस, यस, इंटरनल एक्सटर्नल नॉइस दोनों ही नहीं होंगे, यहाँ पे हम वॉइस की बात करते हैं पैरा लैंग्वेज में बेसिकली। यूज ऑफ पॉज भी होगा, रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच भी होगा, तो ए, डी एंड ई, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू इंडिकेट और डिस्क्राइब द बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द फॉलोइंग। या कुछ टेक्निकल टर्म्स है, उनकी मीनिंग है। ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिक्स होता है एसोसिएटेड डिस्टेंस से। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी क्या दिखाता है, डिस्टेंस। प्रोनोमिक्स रिलेटेड है क्रोनोलॉजी से, क्रोनोलॉजी क्या दिखाता है किस टाइम पे कौन से इवेंट हो रहे हैं। काइनेसिक्स होता है बॉडी मूवमेंट से या बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक, हैप्टिक्स होता है आपके टच से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें बॉडी लैंग्वेज पूछिए तो हमारा जो आंसर है वो होगा 3। नाउ असर्शन एंड रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक, यहाँ पहला असर्शन है, एक कम्युनिकेशन जो है वो प्री सपोज करती है या अज्यूम करती है शेयर्ड सिंबॉलिक इन्वायरमेंट, अ सोशल रिलेशनशिप इवन अमंग द नॉन पार्टिसिपेंट्स। कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का ये अजम्पशन होता है कि एक अच्छा हेल्दी सोशल शेयर्ड इन्वायरमेंट हो जिससे अच्छे सोशल रिलेशनशिप्स बने। आगे यहाँ पे गड़बड़ होगी जब लिख दिया नॉन पार्टिसिपेंट्स। जब इंसान आपका कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो वो कैसे एक हेल्दी या कैसे एक सोशल रिलेशनशिप शेयर करेगा, तो ए हो गया गलत। रीजन क्या है, इट कम्युनिकेशन लीड्स टू सोशल इंटरेक्शन विच इन कॉम्बिनेशन विद अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। यस, जब आप कम्युनिकेट करते हैं जितने लोगों से एक सोशल इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से कम्युनिटी का सेंस भी बनता है। तो आर सही होगा, ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, टीचर कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू क्लासरूम मैनेजमेंट। यस, टीचर ही तो क्लासरूम में पूरा चार्ज लेके उसको आगे रेगुलेट करता है। यस, इट इज करेक्ट। रीजन, टीचर कम्युनिकेशन बिहेवियर्स शुड नॉट बी यूज्ड टू रेगुलेट द क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। नहीं, ये जो रीजन है वो क्या दिया जा रहा है कि जो टीचर का जो कम्युनिकेशन का बिहेवियर है या टीचर का जो कम्युनिकेशन करने का स्टाइल है वो रेगुलेट नहीं करता है जो आपके स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन का स्टाइल है या जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है क्लासरूम के अंदर। नहीं, जिस हिसाब से टीचर कम्युनिकेट कर रही है स्टूडेंट्स को, अगर वो उनको इंकरेज कर रही है कि वो इंटरेक्ट करें, अपने डाउट्स पूछें, वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आएगा, अगर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे क्लासरूम में तो वो इन्फ्लुएंस करेगा। इसीलिए हमारा असर्शन सही है, रीजनिंग गलत है, इसलिए आंसर होगा 4th। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे पूछा है कि इस जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं इन सब में से आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कौन सी होती है। देखिए, आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है, पहली बात, सेंड अ मैसेज विदाउट एक्सपेक्टिंग एन इमीडिएट रिस्पॉन्स। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज भेजता है लेकिन इसको इमीडिएट रिस्पॉन्स, या वो ये नहीं कह रहा कि एकदम जहां तुरंत रिप्लाई हो जाए। ठीक, जैसे मैंने किसी को ईमेल भेजा, मैं ये नहीं बैठी रहूंगी ईमेल अपना इनबॉक्स खोल के कि अभी उसका रिप्लाई आ रहा है, अभी उसका रिप्लाई आ रहा है। हाँ, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपको कोई ईमेल आता है तो आप उसका थोड़े टाइम में रिप्लाई करते हैं एज कम्पेयर टू आपको कोई व्हाट्सएप चैट आ रही है या आपको कोई मैसेंजर फेसबुक मैसेंजर से चैट आ रही है। तो असिंक्रोनस वही मैसेज होता है, कम्युनिकेशन होती है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मैसेज सेंड करता है और इमीडिएट रिस्पॉन्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ठीक है, और इसका ऑपोजिट होता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जब आपको एक्सपेक्टेशन होती है कि जिसको आपने मैसेज सेंड किया, जिससे आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है, अगले साइड से तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। मतलब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में कंटिन्यूअसली कम्युनिकेशन चल रहा होता है।
यहाँ पे हमें बताना है कौन सा। देखिए असिंक्रोनस बताना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो सिंक्रोनस हो गई, वहाँ पे आपको तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता, तो यहाँ इसका आंसर नहीं होगा। ईमेल में टाइम लगता है रिप्लाई करने में, फोरम में भी। अच्छा फोरम क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा काफ़ी बार इंटरनेट पे कुछ फोरम्स बने होते हैं जहाँ स्टूडेंट के लिए या कोई आपके सोशल एक्टिविस्ट के लिए, वहाँ पे अपनी कोई भी मैसेज को, कोई भी फीलिंग्स को अपना पोस्ट कर सकता है, उस पर लोगों के रिप्लाई आते हैं। तो फोरम भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे तुरंत ही रिप्लाई या मैसेज का सिस्टम हो। इंस्टेंट मैसेजिंग का तो मतलब ही है कि सिंक्रोनस कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक, आंसर विल बी बी एंड सी, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3। ओके, encoding or scrambling data for transmission across a network is known as, देखिए इनकोडिंग और स्क्रैम्बलिंग का क्या मतलब है, जब आप अपने मैसेज को लॉक कर देते हैं और अब जब रिसीवर ने इनकोड किया मैसेज से, क्या मतलब है, उसने अपने मैसेज को लॉक किया, ठीक, और उसको डिकोड कौन करेगा, सेंडर, और उस सेंडर जो है उस मैसेज को डिकोड कर रहा है, मतलब उस मैसेज को अनलॉक कर रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इनकोडिंग और डिकोडिंग को, एनस्क्रिप्शन। और मुझे पता है आप सब ने इसको पहले भी कहीं देखा होगा। याद करिए, जब हम व्हाट्सएप पे काफ़ी बार लिखा होता है या व्हाट्सएप चैट्स आर इनस्क्रिप्टेड, या वीडियो कॉल या व्हाट्सएप वॉइस कॉल इज इनस्क्रिप्टेड, मतलब कि जो आप मैसेज अपने रिसीवर को भेज रहे हैं सिर्फ उसी को ये मैसेज रिसीव होगा और कोई भी इसके बीच में आपके मैसेजेस को पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि आप अपने मैसेज को एक इनकोड करके लॉक करके भेज रहे हैं और व्हाट्सएप एज अ मीडियम, कम्युनिकेशन के मीडियम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको भी आप भेज रहे हैं XYZ को, उसको वही डिकोड कर पाए। तो ये होती है प्रॉपर्टी इंस्क्रिप्शन की। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे आपको 2 सेट दिए हैं। सेट 1 में टाइप ऑफ लिसनर दिया है, सेट 2 में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। नॉन लिसनर जो सुन नहीं रहा है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 क्यों। यहाँ पे लिखा है इज एंगेज्ड इन इन्फॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड, जो सुनना चाहिए उसको नहीं सुन रहा है, जो नहीं सुनेगा वही तो नॉन लिसनर होगा। मार्शल लिसनर आपका ऑप्शन होगा ये 4th। यहाँ लिखा है ही पे हीड्स टू द कम्युनिकेटेड इन्फॉर्मेशन ओकेशनली, कभी कभी सुन रहा है कभी कभी नहीं सुन रहा, ठीक है। इवैल्यूएटिव लिसनर फिर है, इवैल्यूएटिव लिसनर वो लिसनर जो इन्फॉर्मेशन जो स्पीकर है उसको बेसिकली जज कर रहा है, ठीक। इवैल्यूएटिव लिसनर, जजमेंटल लिसनर ज़्यादा हम इसको कह सकते हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कम्युनिकेशन में उसको तो इग्नोर कर रहा है, लेकिन वो ये जज कर रहा है कि स्पीकर किस तरीके से बोल रहा है, गुस्से में बोल रहा है, खुश होकर बोल रहा है, मजाक में बोल रहा है, उसके एक्सप्रेशंस को कहीं ना कहीं जज कर रहा है। तो इसका जो आपका आंसर है वो होगा सीज, ऑप्शन विल बी 2। डी, एक्टिव लिसनर, ही इज द बेस्ट लिसनर बिकॉज ये रेलेवेंस देखता है इन्फॉर्मेशन की, सिर्फ रेलेवेंस ही नहीं देखता कि क्या इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जा रहा है, बट उसका आगे इफेक्ट या इम्प्लीकेशन भी देखता है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर 4th। फाइन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहाँ पे पूछा गया कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं कम्युनिकेशन के। फर्स्ट, कम्युनिकेशन में एक्सचेंज होता है आइडिया, फैक्ट्स एंड ओपिनियन का, बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन में अंडरस्टैंडिंग भी होती है, इंफॉर्मेशन भी होती है, बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यस, बिकॉज सेंडर से रिसीवर को मैसेज मिलता है, फिर रिसीवर अपने फीडबैक के थ्रू, या आप उसको रिप्लाई भी कह सकते हैं, फिर सेंडर को मैसेज भेजता है, तो ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस चलता रहता है। और यहीं से आप इसका 4th पॉइंट भी पकड़ सकते हैं कि इट इज़ अ सर्कुलर प्रोसेस ऑल्सो। तो जो आपका आंसर होगा दैट विल बी योर आंसर नंबर A, B, C, D। थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। एंड नेक्स्ट मैं आपके साथ वीडियो लेकर आऊँगी 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन हायर एजुकेशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेवर गिव अप, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।